कि वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द पावर, है ना, कि भाई पावर को आज हम डिफाइन करेंगे, है ना, कि चैप्टर तो अभी WP ही चल रहा है। WP अभी एक क्लास भी और लगेगी, है ना, एक और क्लास में फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे, फिर WP खत्म हो जाता है। तो WP में आज का जो टॉपिक है दैट इज योर पावर। पावर प्लस बाद में मैं आपको वर्क एंड एक्सपर्ट बनाऊंगा कि हाउ टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो जब भी हम पावर की बात करते हैं तो पावर की डेफिनेशन तो एकदम क्लियर है आपको कि पावर को डिफाइन आप करोगे तो पावर इज सिंपली रेट ऑफ वर्क डन। पावर जो होता है क्या होता है, बेसिकली आपका रेट ऑफ वर्क डन होता है। भाई जिस भी रेट से हम वर्क करते हैं वही चीज क्या होती है, बेसिकली आपकी पावर होती है ना। रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर एक ही चीज होती है। रेट ऑफ वर्क डन या एनर्जी ट्रांसफर जो होता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका पावर, है ना। तो एक्चुअली पावर दो तरह का होता है, जैसे आपकी वेलोसिटीज दो तरह की होती हैं, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस, वैसे पावर भी दो तरह का हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एवरेज पावर। भाई एवरेज पावर क्या हो जाएगा, तो जो एवरेज या मीन पावर होता है इसकी वैल्यू होती है डेल्टा W बाई डेल्टा टी। कि अगर किसी डेल्टा टी टाइम में आपने डेल्टा W वर्क किया तो जो एवरेज पावर होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी डेल्टा 2 बाई डेल्टा टी, है ना, कि डेल्टा W बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा, एवरेज पावर हो जाएगा। और एवरेज पावर या पावर की इन जनरल जो यूनिट होगी, कि इसकी जो यूनिट होती है SI, है ना, ये आपकी होती है जूल पर सेकंड, या इसी को हम बोलते हैं वॉट, है ना, कि जूल पर सेकंड या वॉट जो होती है इसकी क्या होती है, बेसिकली आपकी SI यूनिट होती है ना। तो सिंपल सा पावर जो होता है रेट ऑफ वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफर, और एवरेज पावर निकली हमने। लेकिन ऐसे हम एक डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर में टाइम इंटरवल हम छोटा ले लेंगे, तो वो जो पावर होगा उसको हम लिखेंगे लिमिट, है ना, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, तो उस टाइम जो डेल्टा W बाई डेल्टा टी की वैल्यू होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर बोलेंगे। और ऑब्वियस बात है इस टर्म का मतलब हम जानते हैं डेरिवेटिव तो होता है, तो जब हम dW बाई dt लिखते हैं तो ये जो चीज होती है वो इंस्टेंटेनियस पावर हो जाती है। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो हो जाएगा वो हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। और जो यहाँ से इंस्टेंटेनियस पावर आपने लिखा है, तो आपको पता है dW जो होता है ये आपका फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, F.ds होता है। इसको आप dt से डिवाइड कर दो, है ना, कि वर्क डन आप जानते हैं कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ये वेलोसिटी होती है। तो कई बार पावर को हम ये भी लिखते हैं कि पावर आपका फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पावर जो होता है इंस्टेंटेनियस ये फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ना, कि फोर्स एंड वेलोसिटी का जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन पावर स्केलर होगा। तो फोर्स एंड वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, आपका डॉट प्रोडक्ट। ऑब्वियस बात है कि किसी भी केस में अगर फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, कि अगर फोर्स एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है ना, तो उस केस में पावर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वो तो है ही कि भाई फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर है तो वर्क ही नहीं होगा। अगर वर्क जीरो होगा तो पावर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमेशा क्वेश्चन में आप पहले ये देखना कि आपसे क्या पूछा गया है, कि आपसे न्यूमेरिकल में एवरेज पावर पूछी गई है या न्यूमेरिकल में आपको इंस्टेंटेनियस पावर पूछी गई। दोनों चीजें अलग अलग होती है ना, कि एवरेज पावर अलग होती है, इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है जैसे कि आपकी अलग होती है। तो सपोज मैं पहले आ जाता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं एक सिचुएशन कोई भी ले लेता हूँ यहाँ पे, कि सपोज कोई प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। बहुत सारी चीजें हम प्रोजेक्टाइल से समझते हैं। यहाँ पे सपोज आपका कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है कि वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। यहां से मैं किसी स्टोन को प्रोजेक्ट करूंगा, यहां से मैंने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट कर दिया किसी यू वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे, है ना, कि यू वेलोसिटी से हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो आपको तो इसका जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा। इस तरह से इसका पाथ जो हो जाएगा बेसिकली क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। और अब उस बात है कि किसी इंस्टेंट में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे जो इसकी वेलोसिटी होती है वो यू कॉस थीटा हो जाती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है। आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया है क्या सब लोगों ने? यस सर। ओके ओके, फिर तो सही है। और मैक्सिमम हाइट इसकी कितनी होगी, बेसिकली आपकी एच होगी। तो आपने यू से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करके ये किया है। अब इसमें आपको पता है जब तक ये एयर में रहेगा इसमें एक ही फोर्स तो रहेगा, वेट।
इसमें क्या लगेगा, बेसिकली आपका वेट लगेगा। तो पहला क्वेश्चन इस केस में आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड आउट मीन पावर, मीन पावर ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, टिल बॉडी रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, इट्स मैक्सिमम हाइट, कि जब तक आपका बॉडी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है उस टाइम तक मीन पावर आपको बताना है कितना हो जाएगा, है ना। तो मीन पावर पूछा गया, क्लियर होना चाहिए कि क्या पूछा गया है। तो आप लिख दोगे एवरेज पावर क्या होता है। तो जो यहाँ पे एवरेज पावर की जो वैल्यू हो जाएगी वो डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी हो जाएगी, है ना। तो आपको पता है कि ग्रेविटी की वजह से जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये, तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, है ना, क्योंकि अगर ये वर्टिकल है और कंजर्वेटिव फोर्स है तो पास से क्या फर्क पड़ता है, वो तो डिस्प्लेसमेंट सीधे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट एच ही तो हो गया, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी आपका माइनस एम जी एच हो गया। और इस पूरे में जो टाइम लगेगा वो पूरे टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू टी बाई टू होगी, है ना, कि भाई वर्क डन तो हो गया, एम जी डाउनवर्ड है, एच ऊपर है, तो वर्क डन माइनस एम जी एच हो गया, और टाइम की वैल्यू जो होगी वो कैपिटल टी बाई टू हो गई। तो यहाँ से आपका एवरेज पावर की वैल्यू हम कैपिटल एच की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका हो गया माइनस टू एम जी एच, एच की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, है ना। और टाइम पीरियड भी आपको पता है, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है टू यू साइन थीटा अपॉन जी, है ना, कि टाइम पीरियड की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इसलिए आपके टू यू साइन थीटा बाई जी। बस इसमें आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपको होता है कि एक आपकी यू की पावर यहाँ से कैंसिल हो गई, है ना। यहाँ से आपका ये है ना, एक जी भी कैंसिल, टू जी भी कैंसिल हो गया यहाँ से, है ना, और एक साइन की पावर कैंसिल हो गई, ये आपका आ गया। तो अल्टीमेटली एवरेज पावर की जो वैल्यू आ जाएगी, है ना, जो चीज बच गई हम उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आ गया माइनस एम यू साइन थीटा, है ना, भाई आपका एक जी भी आ जाएगा मेरे ख्याल से, एक जी तो बच ही जाएगा ना, एम जी यू साइन थीटा। इसको अगर मैं फर्दर लिखूं ऐसे, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, है ना, कि भाई एवरेज पावर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी माइनस एम जी यू साइन थीटा, है ना, भाई आपका एक आपका टू आ गया, और तो कुछ बचा नहीं। तो ये पावर हो गया कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये था कि जब तक ये मैक्सिमम हाइट नहीं पहुंचता है, ग्रेविटी की वजह से जो एवरेज या मीन पावर होगी उसकी वैल्यू ये हो जाएगी माइनस एम जी यू साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, इसलिए आपका टू आ जाएगा। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए क्या निकालने को बोला गया है। तो यहाँ पे आपने जो निकाला है वो मीन या एवरेज पावर निकाला है ना, लिख लो ऑफिसर। ठीक है, ये आपका गैस है। ये फर्स्ट आ गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। इसी में अगर मैं आपसे वैसे क्वेश्चन का आंसर तो आप बहुत इजीली दे दोगे। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछता, है ना, कि भाई, है ना, इसका आपको ऑडली आंसर दे देना है सेकंड क्वेश्चन का, कि इंस्टेंटेनियस पावर ड्यू टू ग्रेविटी, पावर ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, व्हेन बॉडी is at is at its maximum height, maximum height, है ना, कि जब बॉडी कहाँ पे हो, बेसिकली आपके अपने मैक्सिमम हाइट पे हो, है ना, तो उस टाइम इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी। तो ये इसका आंसर कोई दे सकता है क्या, कि ग्रेविटी की वजह से क्या पावर होगी इंस्टेंटेनियस जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा। mg q cos theta। हाँ नहीं, थोड़ा सा ठीक से बताओ कि इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
थोड़ा सोच के बोलो। mg डॉट u cos थीटा। हाँ तो उसके क्या आंसर आ जाएगा उससे? भाई यहाँ पे mg डाउनवर्ड लग रहा है। तो 0। हाँ 0 हो जाएगी ना, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो वेलोसिटी एंड mg है वो परपेंडिकुलर है ना। यस सर यस। कहना सही है, तो पावर 0 आ जाएगी। तो जब तक ये मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंचता है पूरे जर्नी में, इसकी जो ग्रेविटी की वजह से पावर होगी वो निगेटिव होगी और वो इतनी हो जाएगी। लेकिन उस स्टैंड पे अगर आपसे पूछा जाए कि जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो मैं वेट की वजह से कितनी पावर होगी, तो वेट एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर में 0 हो जाता है ना, तो वो क्या आ जाएगा, इसलिए आपका 0 आ जाएगा। तो इस केस में इंस्टेंटेनियस पावर को आप ऐसे लिख दोगे, इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। अब फोर्स वेक्टर को आप लिख सकते हो माइनस mg इंटू जे कैप, एंड वेलोसिटी वेक्टर जो मैक्सिमम हाइट पे होती है वो आपकी u cos थीटा होती है, वो आई कैप होती है। तो जब j एंड i का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी 0 हो जाएगी, है ना, कि मैक्सिमम हाइट पे इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये चीज था, है ना। इस पूरे के पूरे चैप्टर में अगर मैं पूरी चीजों को अब समराइज करूं, है ना, तो एक तो पावर का कंसेप्ट आपने ले लिया, एक जो आपको अप्लाई करना है वो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। कल आपने पढ़ा था कि सारे वर्क का जो सम होगा ये हमेशा किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना, कि सबसे ज्यादा चीज यही यूज होगी। ये तो पावर की एक डेफिनेशन आ गई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको यूज करना है, यू विल हैव टू यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना। बाकी मैंने जो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया था कि अगर कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो माइनस डी यू बाई डी आर होती है ना। इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता था ऐसा, डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वी बाई डेल्टा वाई जे कैप, एन प्लस आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड के कैप, है ना। ये फोर्स वेक्टर की वैल्यू आ गई कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स वेक्टर, है ना। और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू के, है ना। तो पावर के अलावा ये दो चीजें आपको इस चैप्टर में याद रखनी, जिसको कि नॉर्मली हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो जैसे पावर के बारे में अगर मैं देखूं तो देयर इज ए वन डेरिवेशन, है ना, कि उसको एज ए डेरिवेशन हम ट्रीट करेंगे। पहले आप इसको लिख लो, फिर उस डेरिवेशन पे हम आते हैं, बाद में फिर न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। तो आज आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक्सपर्ट बनना है। आज के चैप्टर मेन यही है कि हाउ टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। एक लाइन के सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप एस सी वर्मा सॉल्व कर लो, चाहे कोई भी दूसरे क्वेश्चन पे बुक सॉल्व कर लो, एक लाइन में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट होना चाहिए आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से, है ना। तो पहले मैं एक थोड़ा सा डेरिवेशन बता दूं, फिर उसके बाद आगे न्यूमेरिकल्स पे आता हूं मैं, है ना। तो जस्ट मैंने यही बताया आपको भी, जस्ट पावर के बारे में, है ना, कि पावर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है और ये सारी चीजें, है ना। तो अब हम आ जाते हैं एक डेरिवेशन जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। वो डेरिवेशन मैं खुद ही करवा दूंगा आपको, न्यूमेरिकल आप अटेम्प्ट करना, है ना। जैसे ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो आप, है ना, इससे काइंड ऑफ डेरिवेशन है ना, कि ये डेरिवेशन है। हाँ ठीक है ना, होप कि आप पढ़ चुके होंगे। कुछ नहीं है, इसने बोला है कि ऑटोमोबाइल में एम पावर एम है, एक्सप्लेट स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, है ना, कि कोई भी ऑटोमोबाइल है जो कि रेस्ट से एक्सप्लेट हो रहा है ना, कि यहाँ पे जस्ट अगर हम ऑटोमोबाइल कोई भी ले लें, कार या कोई भी चीज जो कि रेस्ट से एक्सप्लेट हो रही है ना। तो थोड़ा सा अगर मैं हल्का सा इसका डायग्राम बनाऊं तो ये यहाँ पे थी कोई कार या बॉडी, मास इसका एम है ना, यहाँ से एक्सलेट होती है, और टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू जो है वो यू की वैल्यू 0 है ना, लेकिन इसके ऊपर कांस्टेंट पावर लगता है,
तो इसने बोला है कि किसी भी टी टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कि व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, है ना। तो मैं जस्ट लिख दूंगा कि भाई ए पार्ट अगर मुझे सॉल्व करना है कि किसी भी टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट मैं ऐसा लिख दूंगा कि भाई पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम ही तो होता है। पावर की वैल्यू क्या होती है बेसिकली, आपकी वर्क अपॉन टाइम। तो जो वर्क की वैल्यू हो जाएगी ये आपका पावर इनटू टाइम हो जाएगी। और आपने पढ़ा था कि वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल तो होता है। तो इसमें इतना सोचना क्या है कि वर्क जो होता है वर्क इक्वल टू पावर इनटू टी हो जाएगा, और वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस केस में कितना हो जाएगा, फाइनल ऑफ mv² हो जाएगा, इनिशियल 0 हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जैसे हम इक्वल करेंगे किसी भी टी टाइम के बाद वेलोसिटी इसकी ये होगी 2pt/m का अंडर रूट, मतलब पावर हाफ आ गया। तो पहला स्टेटमेंट ड्राइव हो गया, है ना, कि भाई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो होगा वो v की वैल्यू ही आ जाएगी, इसमें कुछ करना ही नहीं था। पावर वर्क बाय टाइम होता है तो वर्क इक्वल टू pt हो गया। और वर्क अल्टीमेटली क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल तो हाफ mv² था, स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, तो ये आ गया ऐसे। और सेकंड बात ये है कि ये बोल रहा है कि पोजीशन क्या होगा, मतलब यहां से पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा टी टाइम के बाद इसका, है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। तो वही बात है कि वेलोसिटी अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है तो डिस्प्लेसमेंट हम निकाल लेंगे। तो बी पार्ट, ये तो ए पार्ट का सोल्यूशन हो गया। जब मैं बी पार्ट यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 2pt/m की पावर हाफ। तो v की जगह पे हम पुट कर देंगे ds/dt, तो ये इक्वल टू हो जाएगा इसलिए आपका 2pt/m की पावर हाफ, है ना। और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहां से ds की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 2p/m को तो बाहर ले लो क्योंकि ये तो वेरिएबल है ही नहीं, की पावर हाफ, है ना, इनटू यहाँ पे t की पावर हाफ इंटू dt हो जाएगा। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है टी टाइम पे कितना होगा, तो हम 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। इसको हम 0 से t तक क्या कर देंगे, जैसे कि आपका इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट योर आंसर जो दिया हुआ है यहाँ पे। इसी को थोड़ा सा इधर उधर रिशफल करोगे ना तो ये t 3/2/3/2 हो जाएगा। अल्टीमेटली इसी को थोड़ा सा अगर रिशफल करोगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8p/9m की पावर हाफ, है ना, और t की पावर 3/2 आ गई, है ना। तो जस्ट आपने ड्राइव कर लिया, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, कि अगर ऑटोमोबाइल जो ऐसे जा रहा है तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं सिंपल सा। वी हैव यूज्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। दूसरा कुछ हम जानते ही नहीं, कोई दूसरा लॉ नहीं जानते हैं, हम सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हैं, उसी से सब कुछ करेंगे। है ना? तो ये आपका आ गया डेरिवेशन। तो ये आपने एक डेरिवेशन कर लिया क्योंकि कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना। स्कूल्स में ज्यादातर डेरिवेशन ही आपसे आते हैं, है ना, और एंट्रेंस में डेरिवेशन नहीं बल्कि उसी का कंसेप्चुअल हायर लेवल एप्लीकेशन आता है, तो ये हम बात करते हैं। लेकिन फिर भी ये डेरिवेशन आना चाहिए आपको, है ना। अब हम आ जाते हैं इसमें कि जो नेक्स्ट चीज है, हाँ, अब मैं आता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, है ना, कि आपको जो अप्लाई करना है यू विल हैव टू अप्लाई द लर्न हाउ टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे आपने कल किया था। तो ये जो क्वेश्चंस मैं दूंगा ये मत सोचना कि ये कोई न्यूमेरिकल है, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं बेटा, ये जस्ट ये है कि भाई थ्योरी हम न्यूमेरिकल के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में कई थ्योरी ऐसी होती है ना जो एज ए थ्योरी में नहीं पढ़ा सकता, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, बल्कि न्यूमेरिकल से हम उसको सीखते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर ही लो, है ना, आप ट्राई करो। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो मैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, इसी के थ्रू हम इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो वन बाय वन मैं कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपको ये अटेम्प्ट करना है,
है ना। इसका थोड़ा सा डायग्राम मैं सही कर देता हूँ, ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना हुआ है ये ऐसा, है ना। तब आप क्वेश्चन पढ़ लो, आप समझ जाओगे। इस ब्लॉक को भी थोड़ा सा चेंज कर दो आप, या ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। एक बार क्वेश्चंस पढ़ दो, इसको भी मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, ये आपको सॉल्व नहीं करना है। बस एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप क्या पूछ रहे हैं। हाँ देखो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं थोड़ा सा इसको सही से दोबारा रीड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। कि भाई ये कोई सरफेस था ऐसा, है ना, और इसमें कोई इस तरह से इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम का एप्लीकेशन हम यहीं से सीखेंगे। और यहाँ पे आपका ये वाला एंगल आप थीटा को ले लो, और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, इस तरह से आपने यहाँ पे क्या कर दिया ना, एक को इस तरह से, है ना, ब्लॉक प्लेस कर दिया आपने ऐसे, ये आपका कोई ब्लॉक है ऐसा, है ना, ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक। इस ब्लॉक का मास m है, इसने बोला सब चीजें रफ है। भाई ये ब्लॉक की जो हाइट है वो h है ना, और ये रफ सरफेस है, ये सारे सरफेस रफ है ना। और रफ सरफेस का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने म्यू दिया है। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसका भी म्यू है, इसका भी म्यू है ना। तो ये पूछ रहा है कि जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा, फिर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जाएगा, और फिर रुक जाएगा ना फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चलता रहता, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगा। तो सपोज ये यहाँ पे जाके रेस्ट पे आ गया, भाई पहले भी यहाँ पे रेस्ट पे था ये, और डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद भी रेस्ट पे आ गया। तो ये बोल रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ये कितना एक्स ट्रेवल करके रेस्ट पे है, कि एक्स कितना ट्रेवल करके ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में वही एक लाइन लिखनी आपको आनी चाहिए, एंड दैट लाइन इज वर्क एनर्जी थ्योरम, सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे सॉल्व करेंगे इनसे। हम बोलेंगे कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम हम सीधे स्टार्टिंग से लास्ट में लगा लेते हैं, बीच में नहीं लगाएंगे कि यहाँ पे क्या होगा, बीच में कैसे मूव करेगा। भाई यहाँ पे था रेस्ट पे, ये स्लाइड करके अल्टीमेटली फिर से रेस्ट पे आ गया, तो रेस्ट से रेस्ट के बीच में हम ये लगा रहे हैं, है ना। तो आप देखो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे इस केस में, कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो आपको तो एक तो वेट लग जाएगा, नॉर्मल फ्रिक्शन, हाँ mg लग जाएगा, एक नॉर्मल लग जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे, है ना। कि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, बेसिकली आपका एक फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का नेचर काइनेटिक होगा, है ना। कि फ्रिक्शन का नेचर जो होगा वो कैसा होगा, बेसिकली आपका काइनेटिक होगा। और आपके आंसर में एच और थीटा आना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको एच और थीटा ही तो दिया गया था। हॉरिजॉन्टल सरफेस ये है, एच हाइट पे था, थीटा एंगल पे था। मैं बोलूंगा जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा तो वेट कुछ वर्क करेगा। क्या मुझे कोई वेट की वजह से वर्क बता सकता है कितना होगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट? भाई जब ये इस पोजीशन तक आएगा तो वेट कितना वर्क करेगा? So mgh. mgh बिल्कुल सही है, क्योंकि mg डाउनवर्ड है, और जब ये इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका h ही तो हो गया, वेट के अलोंग h नीचे आ गया ये, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय द वेट mgh, है ना। कि वर्क डन बाय द वेट क्या हो गया, बेसिकली आपका mgh हो गया, है ना। आप एक चीज ध्यान रखना है कि जब ये मैं इसको काइनेटिक वर्ड यहाँ से हटाता हूँ, ऐसा काइनेटिक रहेगा, मैं सिंबल हटा रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए आपको, क्योंकि इसी क्वेश्चन को अगर आप समझ जाओगे ना फिर बहुत सारी चीजें आपको आसानी हो जाएंगी। यहाँ से सिंबल जो है मैं F1 ले लेता हूँ, कि भाई अभी फ्रिक्शन F1 है और यहाँ पे नॉर्मल N1 है,
है ना। और एक्चुअली में क्या होगा कि जब पहले तो ये यहां से यहां आएगा, तो जब तक ये यहां से यहां तक पहुंचेगा इस पाथ को फॉलो करके यहां तक पहुंचा, है ना, तो फ्रिक्शन ने कुछ वर्क किया इसमें नॉर्मल की वजह से वर्क तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में तो एंगल जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है इसके। तो नॉर्मल की वजह से वर्क तो जीरो हो गया, लेकिन फ्रिक्शन तो वर्क करेगा ना। और फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो करेगा माइनस F1 फ्रिक्शन है इनटू डिस्प्लेसमेंट कोई एस हो गया। एस मैंने कौन सा डिस्टेंस लिया आप ध्यान रखना, एस जो ले लिया मैंने ये वाला डिस्टेंस ले लिया, ये आपका गया, है ना। तो भाई आप ध्यान रखना कि इसमें वेट की वजह से वर्क तो आ गया, कि पूरी जर्नी में वेट की वजह से वर्क तो इतना ही होगा, लेकिन जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा और उसके लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट एस इसके डायरेक्शन में है, तो F1 इंटू एस फ्रिक्शन की वजह से वर्क हो गया। लेकिन आपको तो यहाँ रुकेगा थोड़ी है, ये तो भी इस तरह से आगे भी मूव करेगा ना ऐसे। तो आपको तो जैसे ही यहाँ पे आएगा ना, अब नॉर्मल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, नॉर्मल भी चेंज हो जाएगा, फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया। लेकिन अभी भी नॉर्मल की वजह से वर्क तो जीरो ही होगा, क्योंकि नॉर्मल तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ही है। हाँ, लेकिन अब F2 की वजह से वर्क होगा, तो F2 की वजह से वर्क हो जाएगा माइनस F2 इंटू एक्स। ये सब ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, कि जब ये यहां से यहां तक आएगा तो वेट की वजह से वर्क ये हो गया, F1 की वजह से वर्क F1 पीछे, F1 के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट इसका एस, F2 लेफ्टवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो गई एक्चुअली आपकी एक्स हो गई, वो लिख लिया मैंने। तो ये तीन ही वर्क तो होंगे नहीं। अब ये सारा वर्क क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये पहले भी रेस्ट पे था ये और अभी भी रेस्ट पे है, तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी ना। और आपको इस पूरे प्रोसेस में निकालना है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, है ना, कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद ये रुक जाएगा। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, कोई मुझे बता सकता है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू एन। म्यू है। अगर एक ही म्यू की वैल्यू दे रखी है ना, तो म्यू एस एंड म्यू के स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों सेम ले लेते हैं। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू N1 और F2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी म्यू इंटू N2। या पहले मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ, म्यू इंटू N1। अब मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पे N1 कितना होगा? mg cos theta। mg cos थीटा, बिल्कुल सही है, क्योंकि mg का कंपोनेंट ही है तो N1 को बैलेंस कर रहा होगा, कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आपका mg cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू जो होगी वो mg cos थीटा होगी, तो म्यू इंटू mg cos थीटा आ गया, ये आपका F1 आ गया, है ना। कि जब तक ये इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड करेगा फ्रिक्शन की वैल्यू ये होगी, जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आएगा F2 तो म्यू इंटू N2 हो जाएगा। N2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? mg। mg, क्योंकि N2 अब इंक्लाइन प्लेन पे नहीं है ना, तो N2 तो वेट के इक्वल हो जाएगा, तो N2 की जगह पे म्यू इंटू mg आ गया। तो F1 F2 आपने निकाल लिया, कितना होगा? म्यू mg cos थीटा एंड म्यू mg। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको तो हाइट दे रखा था ना, तो इस ट्राइंगल में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा होगा वो h बाई एस हो जाएगा, तो s की वैल्यू h बाई साइन थीटा हो जाएगी। ऐसे हो ना कि भाई s परपेंडिकुलर है, s हाइपोटेनस है, तो साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू h बाई साइन थीटा हो जाएगी। बस सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब इसको न्यूमेरिकल से कोई मतलब नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए बताया गया है कि कैसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया mgh, F1 की वैल्यू जो निकाली थी आप पुट कर लेते हैं, म्यू mg cos थीटा, s की वैल्यू h बाई साइन थीटा, F2 आपका आ गया म्यू mg, और x तो मुझे निकालना ही है, इक्वल टू 0। 0 क्यों लिया? RHS साइड भी p और u 0 है। नहीं, मतलब RHS साइड पे 0 क्यों लिया मैंने? काइनेटिक एनर्जी चेंज जीरो। चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला ना रेस्ट से ये रेस्ट पे पहुंच गया, यहाँ पे रेस्ट पे नहीं होगा, यहाँ पे कुछ वी पे पहुंचेगा, लेकिन आपने तो पूरा ले लिया ना जर्नी, तो यहाँ भी रेस्ट पे था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0, इनिशियल भी 0, तो चेंज 0 होगा ही। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लो, तो mg तो हर जगह से कैंसिल ही हो गया, है ना। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, है ना, कि x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी कि h हम कॉमन ले लें, तो h इंटू आपका हो जाएगा
1 माइनस 1/cot थीटा। और भी कुछ बच जाएगा क्या? और भी कुछ बच रहा है क्या? नहीं, ये नहीं होगा। जैसे बाई में हाँ, मैं यहाँ पे आंसर ले देता हूँ मैं। आई हैव गॉट द आंसर। मेरे पास जो आंसर है ना, हाँ, म्यू भी डिवाइड होगा ना उसमें, तो इसमें म्यू भी क्या होगा बेसिकली आपका डिवाइड होगा। हाँ, तो मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो एच की वैल्यू होगी वो ये आपकी हो जाएगी ये चीज, हाँ, एक्स की जो वैल्यू होगी ये आपका देगा। ये समझना है मेन आपको, है ना। मेन चीज है आंसर क्या है उससे मतलब नहीं है। जो एक्स की वैल्यू होगी वो है एच इंटू 1/म्यू माइनस कॉट थीटा। ये आपका आंसर है। तो ये फाइनल आंसर आ गया कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये रुक जाएगा जो इसने पूछा हुआ है। तो ये जो मैंने एक लाइन लिखी है ना, एक एक लाइन ही तो लिखी है, आप देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये आपको लिखने आनी चाहिए कि किस तरह से मैं लिख रहा हूँ, है ना। कैसे मैं अलग अलग फोर्स को आइडेंटिफाई करके वर्क निकाल रहा हूँ। कहीं भी मैंने नॉर्मल की वजह से वर्क नहीं लिया है, ना N1 कोई वर्क कर रहा है ना N2 कोई वर्क कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, उसकी वजह से वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये आपका इस तरह से आ गया आंसर। हाँ, चलिए थोड़ा सा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कैसे मैंने लिखा है चीजें सारी, है ना। हमेशा ऐसे ही करना, बीच में इंटरमीडिएट छोड़ देना। काइनेटिक्स में भी तो हम यही करते हैं। हम थोड़ी बोलते हैं कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, यहाँ था अब यहाँ पहुंच गया, अब बताओ क्या होगा। इसमें भी ऐसे ही है कि यहाँ पे था, फाइनली रेस्ट पे आ गया, तो रेस्ट से रेस्ट के बीच में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिया, है ना। तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, है ना, कि इससे आप इसके वैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपका गैस एक फर्स्ट क्वेश्चन था ये, है ना। हाँ, ये कर चुके थे कल लास्ट क्लास में हम। इसको भी डिस्कस करता हूँ, पहले कुछ दूसरा कर लूँ। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये आप सॉल्व करो।
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Rizika Rani, your answer is correct. कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस टेबल है। कई बार ये क्वेश्चन फ्रिक्शन के साथ भी आता है, लेकिन फ्रिक्शनलेस नहीं है। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना। मैं बताता हूँ। देखो, एक एक किसी स्टूडेंट का आया है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये सब थ्योरी है, अब इसको न्यूमेरिकल मार्क में चलो। वो तो मैं पढ़ने के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा इसमें अपने थॉट्स लगा लो पहले, फिर मैं अपने बताता हूँ कैसे करेंगे। देखो क्या है, हर क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा कि सारे वर्क का जो सम होगा वो आपके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, है ना। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, कि मतलब धीरे धीरे मैं इसको खींचूंगा ना ऊपर। तो पहले भी रेस्ट पे पूरा चैन था, और जब ये पूरा इस तरह से टेबल के ऊपर आ जाएगा, पूरी एल लेंथ, है ना, कि पूरी एल लेंथ अब टेबल पे आ गई ऐसे, है ना, तो भी ये रेस्ट पे होगा। तो रेस्ट टू रेस्ट है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही होगी, है ना। कि पहले भी हैंग कर रहा था तो रेस्ट पे था, धीरे धीरे आपने कोई फोर्स लगाया
और उसको पुल करके पूरा टेबल के ऊपर ले आए, पूरे एल लेंथ को, है ना, ये कैपिटल एल ले लो आपसे, और एल बाई एन हैंग कर रहा था। मैं बोलूंगा वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है, ये चीज तो जीरो हो जाएगी। अब मैं वर्क निकालूंगा, तो देखो यहाँ पे दो फोर्स ही तो लग रहे हैं, एक तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ जो कि मुझे पता नहीं कितना है, वही तो मुझे निकालना है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल वर्क डन। डब्ल्यू एक्सटर्नल का मतलब हो जाएगा वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स। जो हम एक्सटर्नल फोर्स पुल करने के लिए लगा रहे हैं वो उसकी वजह से कितना होगा, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स मुझे पता नहीं कितना है, मैं ले लूंगा कि उसकी वजह से वर्क डन जो हो गया वो डब्ल्यू एक्सटर्नल है। तो एक वर्क तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डब्ल्यू एक्सटर्नल है। एक ग्रेविटी भी तो वर्क करेगी ना, जो हैंग पोर्शन था ये ऊपर चला गया है, है ना, कि जो इसमें हैंग पोर्शन है वो आपको ऊपर चला गया है ना, तो ग्रेविटी भी वर्क करेगी। तो मतलब यहाँ पे कुछ वर्क डन बाय द वेट होगा, मैं इसको अभी डब्ल्यू लिख लेता हूँ, डब्ल्यू वर्क डन बाय द वेट, ये ग्रेविटी वर्क करेगी, और दोनों का जो सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, वो जीरो है। तो मतलब है डब्ल्यू एक्सटर्नल जो होगा, जो वेट का वर्क होगा उसी का नेगेटिव होगा। अब वेट का वर्क हम निकालें कैसे, है ना, कि जब चेन ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पर चली जाएगी, तो ये जो ये वाली चेन थी इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये जहां थी अभी थोड़ा आगे चली गई लेकिन है तो यहीं पे, जो हैंग है वही तो ऊपर चला गया है, तो उसी पोर्शन में वर्क डन बाय द वेट होगा, है ना। तो ध्यान रखना जब भी हम ये निकालते हैं, यहाँ पे एक लाइन आ गया कि फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फॉर कंटिन्यूअस बॉडी, continuous body like chain, rod etc, कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी है, चेन रॉड एक्सेट्रा, वी कंसिडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई किस चीज का हम डिस्प्लेसमेंट डालेंगे, सेंटर ऑफ मास का, कंसिडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई इसमें तो कोई चीज एक, हर पोर्शन अलग अलग मूव किया ना, तो क्या चीज का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, सेंटर ऑफ मास का। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल तो मुझे निकालना था, है ना। अब आप ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, डब्ल्यू एक्सटर्नल तो मुझे कैलकुलेट करना था, उसको ऐसे छोड़ दिया मैंने। वेट, अब वेट जो लूंगा खाली इस एल बाई एन का ले लूंगा ना, तो एल बाई एन का जो वेट होगा वो एम जी बाई एन हो जाएगा ना ऐसा। अगर लेंथ वन बाई एंथ है तो वेट भी वन एम जी बाई एंथ हो जाएगा, अगर पूरे का एम जी है तो इसका पोर्शन एम जी बाई एन हो गया। तो मतलब यहाँ पे वर्क की वैल्यू हो जाएगी, फोर्स तो एम जी बाई एन हो गया, है ना। और अवश्य बात है कि नॉर्मली नेगेटिव इसलिए ले क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। तो अब हम बोलेंगे कि पूरी चीज अगर ऊपर चली गई तो मुझे ये मतलब नहीं है कि कौन सा पोर्शन कितना गया, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना ऊपर चला गया उसकी बात आ जाएगी। वो जो ऊपर गया होगा वो एल बाई एन थोड़ी गया होगा, बल्कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा एल बाई टू एन, क्योंकि पूरे लेंथ का सेंटर पे तो सेंटर ऑफ मास होगा। तो हम बोलेंगे ये जो सेंटर था वो यहाँ से कहीं पे यहाँ पे आ गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट एल बाई टू एन हो गया है। तो वेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी एल बाई टू एन आ गई, और वेट डाउनवर्ड लग रहा था और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो नेगेटिव वर्क आ गया, और इन दोनों का सम जीरो है क्योंकि पूरे प्रोसेस में कहीं कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया कि एक्सटर्नल वर्क जो होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो आपका हो जाएगा एम जी एल बाई टू एन स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो L by 2n कैसे आया, एक बार फिर से हम बोल रहे हैं ना कि जब भी हम वर्क डन बाय द ग्रेविटी निकालते हैं फॉर कंटिन्यूअस बॉडी लाइक चेन रॉड, वी कंसिडर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो पोर्शन हैंग हो रहा था, अगर मैं आपसे बोलूं कि हैंग पोर्शन की लेंथ अगर एल बाई कितना है, एन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे तो होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा सेंटर पे, ये जो डिस्टेंस होगी वो एल बाई टू एन हो जाएगी।
सर फोर्स mg/n कैसे आई? अब वो मैं बताता हूँ, पहले इसको देख लो डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये L/n था, तो सेंटर ऑफ मास इसका सेंटर पे होगा, तो Lg/2n हो जाएगा, है ना। L/n को 2 से डिवाइड कर देंगे। अब तो मतलब लिखना है कि सेंटर ऑफ मास कितना मूव हुआ, ये। हाँ, वही तो मैंने लिखा है, वी कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट। ओके। अब ये चीज जो थी ये टेबल के ऊपर चली गई, ऐसे जो पोर्शन हैंग कर रहा था वो टेबल के ऊपर चला गया, मतलब जो इसका सेंटर था वो यहाँ पहुंच गया। अब देखो सेंटर यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो कितना ऊपर चला गया, L/2n से ही तो चला गया। और जो ये वाला पोर्शन था जो टेबल के ऊपर पहले से था, ये वाला, ये तो कुछ मूव किया ही नहीं ना वर्टिकली, ये तो वहीं पे आगे चला गया। तो ये चीज पहले तो डिस्प्लेसमेंट का क्लियर कर लिया कि L/2n होगा। mg/n इस तरह से कि भाई L लेंथ का मास m है ना, यूनिटरी मेथड। L लेंथ का अगर मास m है तो यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। तो L/n लेंथ का कितना हो जाएगा, अगर भाई L/n लेंथ का माप निकालूं तो कितना हो जाएगा आपका, ये m/l इंटू L/n, तो L कैंसिल, m/n हो जाएगा, और g से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो इसी के वेट की तो हम बात कर रहे हैं, जो हैंग कर रहा है। जो टेबल के ऊपर है उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको तो हम छोड़ देंगे। तो ये मैंने ऐसे निकाल लिया है कि L का मास m है तो यूनिट का इतना होगा, तो L/n का इतना होगा, और g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वेट आ जाएगा। मतलब इतना वेट नीचे लग रहा था, जब ऊपर उठाएंगे तो ये फोर्स नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट L/2n का हो गया। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, अपोजिट थे तो माइनस साइन आ गया, तो इक्वल टू 0 इसलिए है क्योंकि रेस्ट से रेस्ट आ गया, तो एक्सटर्नल वर्क डन आ गया। इस चेन को अगर मुझे इस तरह से पूरा ऊपर उठाना है तो इतना एक्सटर्नल वर्क डन करना होगा। तो एक जनरल आंसर आ गया, हो सकता है कि n की जगह पे कहीं पे 3 दिया हो कि 1/3 हैंग कर रहा है, किसी केस में हो सकता है 2 दिया हो कि हाफ हैंग कर रहा है, तो उसके हिसाब से आंसर दे देंगे आंसर। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने लिखी है यहाँ पे। वही जब कंटिन्यूस कोई चीज होगी, जैसे रॉड, चेन, कोई रोप, तो उसमें हम किस चीज का डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास का लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का पर्पज ही यही है ना, कि सेंटर ऑफ मास का जो पर्पज है वो यही होता ही है ना, तो हम इसमें बस यही सब चीजें धीरे धीरे आप समझोगे, सारी चीजें मैकेनिक्स की पार्ट है, तो स्लोली विल लर्न। ठीक है, ये आपका बेस्ट, ये हम कर चुके हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव है, ये आप खुद से सॉल्व करो। डायग्राम मैं बना देता हूँ थोड़ा सा आपकी हेल्प करने के लिए।
हाँ, ऋतिका रानी या शैलन सिंह, आपके आंसर सही है। हाँ, मुकुल सही आपका आंसर है। गौरव इज आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। सही बात है, बिल्कुल सही आप बता रहे हो। सही बता रहे हो। अच्छा, आपने लॉज ऑफ मोशन अभी ज्यादा नहीं पढ़ा है ना? लॉज ऑफ मोशन में काम की चीजें पढ़ी है खाली, तभी आप गलत आंसर नहीं कर रहे हो। नहीं तो बच्चे जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेते हैं तो गलत आंसर करते हैं, है ना? लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद तभी आपका आंसर सही आ रहा है। नहीं तो लॉज ऑफ मोशन अगर पढ़ लेते उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ, परसेंट बच्चे गलत आंसर देते हैं। सही बात है ना? आपका आंसर सही है कि भाई मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होगा वो ये बी ऑप्शन सही होगा। कई बार बच्चे ना ये सी भी देते हैं, सी सही नहीं है ना? सी किस चीज का आंसर है, कोई बता सकता है क्या? एम जी भाई, ये तो मैक्सिमम आ गया जो इसका आंसर है। ये आपका इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन है। कैसे आता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना? लेकिन कई बार बच्चे जो है ना सी क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो सी देते हैं। तो एम जी भाई के क्या चीज का आंसर होता है? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? ये होता है एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम। एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम, कि जब ये इक्विलिब्रियम में ब्लॉक आ जाएगा ना तो उस टाइम जो एक्सटेंशन होगा, जैसे हम इसको यहाँ छोड़ेंगे, अभी स्प्रिंग में कोई स्ट्रेचिंग नहीं है और हाथ आपने रखा हुआ है उसके नीचे, उस ब्लॉक को हाथ से आपने होल्ड किया हुआ है, अचानक से आपने हाथ हटा दिया, तो हाथ हटाएंगे तो पूरी चीज नीचे जाएगी, तो एक इसकी ना इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी यहाँ पे कहीं पे, है ना? कि यहाँ पे एक आ जाएगा इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम इसको बोलते हैं कि एक स्टेज पे ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, है ना? इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसमें फोर्सेस बैलेंस होते हैं, है ना? इक्विलिब्रियम फोर्सेस में बैलेंस होंगे तो मतलब इसके वेट को जो ऊपर का स्प्रिंग फोर्स है वो बैलेंस कर लेगा, तो वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो एम जी बाई के आती है, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है। ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक्स पे आ गया, यहाँ पे एक्स पे वेट को के एक्स ने ऊपर बैलेंस कर लिया, लेकिन यहाँ पे इसकी स्पीड होती है कुछ नीचे की तरफ, तो यहाँ रुकता नहीं है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यहाँ जब पहुंचेगा तो यहाँ पे इसकी स्पीड कुछ होगी, है ना? तो यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि और नीचे जाएगा, इसने मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब जहां पे ये मोमेंटली रेस्ट पे आ जाए, वी जीरो हो जाए, है ना? कि रेस्ट से आपने हाथ हटाया तो रेस्ट से मूव करके नीचे जाता गया, मोमेंटली रेस्ट पे आया, फिर ऊपर भी आएगा, लेकिन ऊपर आने की आपको बात नहीं करनी, तो जहां पे वी जीरो होगा वहां तक का जो एक्सटेंशन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसने इक्विलिब्रियम वाला नहीं पूछा गया है। अगर इक्विलिब्रियम में एक्सटेंशन पूछता तब तो आपका आंसर एम जी बाई के होता, भाई फोर्स जहां बैलेंस हो जाएगी वहां इक्विलिब्रियम होगा, फिर मैक्सिमम पूछा हुआ कि भाई मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए ना आपको यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा, कि हम लिखेंगे सिग्मा डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा के।
तो आप देखो स्टार्टिंग में भी ये रेस्ट पे था और फाइनली भी रेस्ट पे आ गया। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में वेट ने कुछ वर्क किया, वेट की वजह से वर्क हो गया mg इंटू एक्स मैक्सिमम। होप यू अंडरस्टैंड। वही इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में एक्स मैक्सिमम से नीचे आ गया, तो वेट भी डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, वर्क पॉजिटिव आ गया। क्या यही वर्क होगा या और भी कोई वर्क होगा इसमें? खाली वेट ही वर्क कर रहा है या और भी कोई वर्क होगा? Spring. हाँ, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग भी तो स्ट्रेच हो गई है ना। तो स्प्रिंग जब स्ट्रेच होती है तो वर्क निगेटिव होता है, और वो वर्क होता है -12 k एक्स मैक्सिमम स्क्वायर, है ना। कि भाई वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटी ने तो पॉजिटिव वर्क किया, लेकिन स्प्रिंग जब नेचुरल से स्ट्रेच होती है तो नेगेटिव वर्क होता है। इक्वल टू डेल्टा के कितना होगा? रेस्ट से रेस्ट 0। 0 आ जाएगा आपका इस तरह से। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स मैक्सिमम की एक पावर तो कैंसिल हो गई, यहाँ से एक्स मैक्सिमम की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2mg/k। तो कभी भी ये पूछा जाए मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो ये आंसर मत करना आप। ये तो है जब वो इक्विलिब्रियम में होगा, इक्विलिब्रियम में रुकेगा थोड़ी, वो उसकी वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ, तो और इनर्शिया की वजह से और नीचे जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इवन इफ फोर्सेस 0 हो चुके हैं, लेकिन इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से और नीचे जाएगा। तो जहां पे वो मोमेंटली रेस्ट पे होता है वो मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है। मोमेंटली जब रेस्ट पे होगा तो वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा। तो 2mg/k आ जाएगा। तो लेकिन फिर वापस वो पीछे चला जाएगा ना। हाँ, ऊपर भी जाएगा, ये SHM परफॉर्म करेगा, इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन। इसको अगर हम ऐसे हम मिनिमम एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। मिनिमम एक्सटेंशन तो 0 है बेटा, एक्सटेंशन हुआ ही नहीं। ओ, अच्छा। भाई यहीं पे वापस आ जाएगा फिर नीचे जाएगा। इट विल परफॉर्म, है ना, ऑसिलेशन। कि जैसे हम यहाँ से छोड़ेंगे ना, यहाँ आएगा, नीचे जाएगा, फिर यहीं आएगा, फिर ऊपर आएगा, और इसके बीच में ऊपर नीचे करता रहेगा। अगर कोई एनर्जी लॉस वगैरह हम नहीं लें, वैक्यूम वगैरह कंसिडर कर लें, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। तो ऑसिलेशन करेगा ये। उसके ऊपर भी एक चैप्टर है ना, उसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस केस में इट विल परफॉर्म बाय सच, इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मोमेंटली, कि हमेशा वही नहीं रह जाएगा v 0 है तो स्प्रिंग उसको वापस खींच के ऊपर लेके आएगी, है ना। तो ये वैसे तो SHM परफॉर्म करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये आंसर क्यों गलत है और ये क्यों सही है, क्या पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है ना। तो एक्सक्यूज मी सर, बताओ। सर मेरी 7:30 से स्कूल में क्लास है, तो क्या मैं भी लीव कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, लीव कर लो, नो प्रॉब्लम, जब करेगा। तो एक्स मैक्सिमम की वैल्यू 2mg/k होगी, ठीक है ना। ये हमने कर लिया ऐसे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज था, जैसे ये था वैसे ये भी था। मैं देखता हूँ कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। हाँ, मैं इस पे आ जाता हूँ फिर इसके बाद ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं आपसे, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो आप। पढ़ लो क्वेश्चन को आप अच्छे से, और थोड़ा सा एनालाइज कर लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे। चलो अब एक काम हो जाएगा जल्दी से। आज हम अभी सर किसी का माइक ओपन है शायद। पढ़ के सुनाओ एक ऑफ कर दो माइक। बच्ची क्लास ले रही है सर। हाँ बच्चे भी पढ़ रहे हैं यार। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से लिख के दिखाओ।
बच्चा वैसे ही भाग जाएगा बेचारा, अब तक उसको चैन लेने दो थोड़ा सा। नहीं, 10th तक तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं, बोले साइंस क्या है, मजा आ गया। 11th में आगे पता चलता है। नहीं, 10th तक तो लगता है क्या है, सीरीज रेसिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस। नहीं, सीरीज होगा तो R1+R2 कर देंगे, पैरेलल होगा तो ये ले लेंगे। 11th में आती है फिजिक्स, उनको लगता है भी ये क्या आ गया। ये भी आपको सॉल्व नहीं करना है, बस एक बार पढ़ लो आप, मैं इसको एज ए थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना। बाद में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करना। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ ना। देखो ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोई, है ना, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से SC वर्मा में भी दिया हुआ है और आई रोडो में भी है ये क्वेश्चन, है ना। तो ये 37 डिग्री एंगल है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मुझे नहीं पता, सरफेस रफ भी है क्योंकि ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है ना, कि भाई इसने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा क्वेश्चन में, मतलब सरफेस रफ होगा। तो इसने बोला कि अभी इस ब्लॉक की जो डिस्टेंस है ना यहाँ से, अगर ये 2 kg का ब्लॉक है तो इसके डिस्टेंस यहाँ से जो है वो 4.8 मीटर है ना। तो जैसे हम रिलीज करेंगे ये नीचे स्लाइड होके आएगा और ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस को, ये जो स्प्रिंग को कंप्रेस करता है ये 0.2 मीटर से करता है। पहले ये केस था, बाद में रिबाउंड वाला बाद में देखेंगे हम। तो इसने क्या किया, ब्लॉक का आके स्ट्राइक किया और इसने 0.2 से स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। स्प्रिंग आपकी कुछ कंप्रेस पोजीशन में आ गई ऐसे, है ना। और कंप्रेस करके ये मोमेंटली अभी रेस्ट पे है, बाद में रिबाउंड पे भी आएगा। तो अभी मैं रिबाउंड की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये रेस्ट पे आ गया, है ना। तो यहां पे भी रेस्ट पे था ये, और रेस्ट से रेस्ट पे आ गया। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं कि भाई रेस्ट से रेस्ट पोजीशन के बीच में आई विल अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपको पता है इस पूरे प्रोसेस में वर्क कुछ वेट वर्क करेगा, तो वेट की डायरेक्शन तो जो होती है वो डाउनवर्ड होती है ना। और वेट की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो इतना हो गया है, इतने तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वेट की डायरेक्शन में। ऐसे गया उससे पास से वेट को क्या मतलब है कि वेट अगर वर्टिकल है तो डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल ले लेंगे। तो आप देखो ये पूरी लेंथ ऑफ 5 मीटर हो जाएगी ना, तो ये जो चीज हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, ये 5 sin 37 डिग्री हो जाएगी। कि अगर हाइपोटेनस 5 है तो परपेंडिकुलर 5 sin 37 हो जाएगा। तो सबसे पहले वर्क डन बाय द वेट आ गया। तो वर्क डन बाय द वेट में मास की वैल्यू भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मास तो दिया हुआ है ना इसका, बॉडी का 2 kg दिया हुआ है, तो उसके साथ लेके ही कर लेते हैं। ये हो गया 2g mg हो गया, ये इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 sin 37 डिग्री। ये तो वेट ने वर्क किया। और कौन से फोर्स इसमें एक्ट करेंगे, एक नॉर्मल एक्ट करेगा, लेकिन नॉर्मल जो होगा उसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एक फ्रिक्शन वर्क करेगा, फ्रिक्शन पीछे की तरफ रहेगा और ये म्यू इंटू एन के इक्वल होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, म्यू इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर हो गया, ये तो 5 दिए हुए है ना, है ना। और अब बस बात है, रेस्ट से अगर ये वापस रेस्ट पे आ गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, है ना। तो ये लिखना आपको आना चाहिए, अगर ये यहां से यहां आ गया तो वर्टिकली कितना नीचे आ गया, 5 sin 37। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हो गया। एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, म्यू इंटू एन, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हो गया, तो म्यू इंटू एन टू 5 हो गया। स्प्रिंग कुछ वर्क नहीं करेगा इसमें हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने, इसको मैं भूल गया था, बिल्कुल सही बोला आपने। तो स्प्रिंग भी तो वर्क करेगा यार, है ना, बिल्कुल सही आपने, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। स्प्रिंग भी वर्क करेगा क्योंकि ये 0.2 से कंप्रेस भी तो हो गया। तो जब स्प्रिंग नेचुरल से कंप्रेस होती है तो उसकी वजह से भी वर्क डन नेगेटिव होता है। तो -12k इंटू 0.2 का स्क्वायर आ गया, इक्वल टू 0 आ गया, है ना। इक्वल टू क्या आ गया, बेसिकली आपका 0 आ गया। अब इसमें n की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो n कितना होगा आपको पता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा n की वैल्यू, ये प्रैक्टिस में हो जाना चाहिए। -mg cos थीटा। नहीं माइनस नहीं, mg cos थीटा,
एन इधर है, mg cos थीटा उसको बैलेंस कर रहा होगा, तो एन की वैल्यू mg cos थीटा हो जाएगी। तो ये इक्वेशन जो होगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना, कि भाई 2 इंटू जी इंटू 5 sin 37, सॉल्व आप करोगे बाद में कैलकुलेशन, माइनस म्यू इंटू एन, एन की जगह पे 2 इंटू जी, एम जी की जगह पे 2g ले लिया मैंने, इंटू cos 37, है ना, माइनस हाफ के इंटू 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। ये इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, है ना। लेकिन इससे सॉल्व होके आएगा नहीं ना, क्योंकि इसने दो चीजें पूछी हुई हैं कि म्यू कितना होगा एंड स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो म्यू कितना होगा और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो टू अननोन्स हैं, वो सिंगल इक्वेशन से थोड़ी आएंगे, है ना। तो फिर क्या करेंगे हम, क्या करना होगा दोबारा फिर से, इसने, सर आगे वाला केस लेंगे। हाँ रिबाउंड वाला केस, एक और इक्वेशन चाहिए ना, तो रिबाउंड आ जाएगी, स्टॉप्स मोमेंटली एंड देन रिबाउंड थ्रू ए डिस्टेंस 1 मीटर, कि यहाँ पे मोमेंटली रुकता है फिर रिबाउंड होता है, मतलब आप जो केस हो जाएगा वो आपका ऐसा हो जाएगा कि भाई सेम सिचुएशन में अब ये 1 मीटर यहाँ से ऊपर चला गया, है ना, कि रिबाउंड हो गया ऐसे, पहले यहाँ पे था ये, स्प्रिंग कंप्रेस थी, अब रिबाउंड होके यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे भी रेस्ट पे था ये, मोमेंटली रेस्ट पे था, और रिबाउंड होके मैक्सिमम पे जाके फिर से रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। और ये जो रिबाउंड हुआ है ये इसने बोला हुआ है कि ये कितने से रिबाउंड हो गया है, 1 मीटर से। तो फिर से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे रिबाउंड के लिए, ये तो डाउनवर्ड जर्नी के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम था, अब हम रिबाउंड के लिए लिखेंगे। तो जब आप रिबाउंड के लिए लिखोगे तो वेट तो अभी भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये 1 का साइन कंपोनेंट आ जाएगा ना, 1 मीटर अगर लेंथ है तो 1 sin 37 से ऊपर चला जाएगा ये, क्योंकि ये एंगल तो 37 डिग्री है। तो अब आप देखो वेट डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन बाय द वेट नेगेटिव हो जाएगा, -2 इंटू जी इंटू 1 sin 37, है ना। अब आपको पता है एक और वर्क होगा कि भाई फ्रिक्शन भी तो वर्क करेगा ऊपर जाने में, तो फ्रिक्शन की वजह से वर्क जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा -μ1 × 1, है ना, क्योंकि अभी भी वर्क तो नेगेटिव होगा, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, तो μ × 1 डिस्प्लेसमेंट 1 हो गया। स्प्रिंग की वजह से वर्क होगा, स्प्रिंग की वजह से वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या कोई बता सकता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि जब नेचुरल से कंप्रेस होता है तो नेगेटिव होता है, तो जब कंप्रेस से वापस नेचुरल में आएगा ये, पहले स्प्रिंग कंप्रेस थी अब जब नेचुरल में आएगी तो इतने अमाउंट का पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, हाफ के इंटू 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब सेम इक्वेशन में एन की वैल्यू वही पुट कर देंगे हम, ये मैंने यहाँ पुट किया था, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन फिर से लिख देता हूँ मैं से, -2 इंटू जी इंटू 1 sin 37 माइनस म्यू इंटू 2g cos 37, है ना, क्योंकि सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ क्या, हाँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा, यहाँ 5 हम मिस कर गए हैं ना, डिस्प्लेसमेंट 5 होगा ना इसमें, कि भाई म्यू एन तो मैंने लिख दिया था यहाँ पे कि म्यू इंटू एन, लेकिन 5 भी तो लेना पड़ेगा, यहाँ भी आपका म्यू इंटू एन तो लिख दिया था, डिस्प्लेसमेंट 1 है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस हाफ के इंटू प्लस है आपका यहाँ इंटू 0.2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर से रेस्ट पे था, पहले डाउनवर्ड जर्नी में रेस्ट से रेस्ट पे आ गया, फिर अपवर्ड जर्नी में रेस्ट पे रेस्ट आ गया, तो इस इक्वेशन से हम ये लिया है और इस इक्वेशन में एन की वैल्यू पुट करके आप ये लिया, अब सही है। देयर आर 2 इक्वेशंस 2 अननोन, सॉल्व कर लो और सॉल्व करके बताओ मुझे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द म्यू एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द की, कैलकुलेट करो देखो कितना आ रहा है। sin 37 cos 37 आप जानती हो कितना होता है, ये लिखना आपको आना चाहिए, ये स्किल है कि हाउ टू राइट द वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेशन, एकदम प्रॉपर साइन के साथ देखो, यहाँ पॉजिटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव है नेगेटिव, कहीं कोई गलती नहीं कर रहा हूं मैं, जहां गलती करोगे फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके म्यू एन के का मुझे आंसर चाहिए कि भाई आंसर क्या आता है इसका,
भाई दोनों को सिंपल ऐड कर देंगे तो हाफ के वाला टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो म्यू फर्स्ट में आ जाएगा, फिर म्यू आ गया तो किसी भी एक में वैल्यूज पुट कर दो, के की वैल्यू आ जाएगी। तो उसका मुझे आंसर चाहिए भाई। म्यू कितना होगा और के कितना होगा, है ना। गौरव, योर आंसर इज करेक्ट ऑफ म्यू। आज बहुत मजेदार चीजें करेंगे, अभी एक दो क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बस आपको एक लाइन लिखने आनी चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन कराइए। इसका आंसर तो बताओ। हाँ, गौरव का आंसर सही है, सही बता रहा है। भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि अल्टीमेटली तो आंसर कैलकुलेशन से ही आएगा। क्या आपका आ जाएगा इस तरह से। तो इन्होंने सही आंसर बताया है कि जो म्यू की वैल्यू है ना, ये आपका 0.5 है, और जो के की वैल्यू है वो आपकी 1000 है, न्यूटन पर मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये आपका सही आंसर है ना, ये सही आंसर। तो इसको थोड़ा ठीक से समझना आप कैसे कर सकते हैं इसे। है ना, तो म्यू 0.5 और ये इतना आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। ये आप आंसर दोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा। ये आप सॉल्व करके मुझे आंसर दोगे।
अच्छा, इसका आंसर तो दे पाना, ये तो एक्सप्रेशन के टर्म्स में आएगा, ओके कोई बात नहीं, है ना, इसका तो कोई एक्सप्रेशन आएगा ना, तो उसको तो लिख ही पाना बड़ा मुश्किल है, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं है। सही बात है ना, ठीक है मैं बता देता हूँ इसको, हाँ कि ये तो एक्सप्रेशन आ जाएगा, कुछ नहीं था। देखो इसने ये बोला हुआ था इस क्वेश्चन में, है ना, आप अपने आंसर कुछ अगर आपने निकाला तो उससे मैच कर लेना कि एक स्प्रिंग है, इसकी नेचुरल लेंथ डी है और ये डिस्टेंस भी डी है, तो मतलब अभी स्ट्रेस पोजीशन में होगी ना, तो अभी जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो डी प्लस एक्स हो जाएगी, है ना, और यहां से हमने इसको छोड़ दिया तो रिंग स्लाइड करके नीचे आएगी, तो जब ये स्प्रिंग इस पोजीशन में पहुंच जाएगा, तो यहां पे इसने पूछा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी इस रिंग की, है ना, कि भाई रेस्ट से आपने छोड़ा था, तो इस तरह से स्लाइड करके जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, तो कुछ नहीं, एक लाइन का सोल्यूशन कि भाई इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में कौन कौन से वर्क होंगे, तो एक तो वेट वर्क कर लेगा, तो वेट की वजह से वर्क हो जाएगा एम जी एच, वेट अगर इस रिंग का एम एम वेट है तो एस से नीचे आ गया ये, एम जी एच आ गया, है ना, और कौन सा वर्क होगा इसमें, वेट ने वर्क किया, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा, कि भाई स्प्रिंग एक्सटेंडेड थी अब नेचुरल लेंथ में आ गई, तो इसकी वजह से वर्क आपका हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, वेट ने ही पॉजिटिव वर्क किया, स्प्रिंग ने ही पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि एक्सटेंडेंस से नेचुरल में आ गई, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे होगा तो ये तो हो गई एम वी स्क्वायर माइनस जीरो, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना, लेकिन वही चीज है कि अब थोड़ा सा आपको इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको जो आपने यहाँ पे लिखे हैं वो आपके मतलब उसमें दिए नहीं हुए हैं, हमेशा गिवन टर्म के टर्म्स में आंसर आता है, लाइक आपको एक्स और एच नहीं दिया गया है, तो एक्स और एच आ जाएगा डी के टर्म्स में, भाई एच ये हाइट है, तो अगर मैं यहाँ पे 1037 ले लूँ तो 1037 की वैल्यू आपकी हो जाएगी एच बाई डी, तो एच की वैल्यू डी 1037 हो जाएगी, मतलब 3/4 डी हो जाएगी, अब एक्स निकाल लेते हैं, एक्स भी आ जाएगा, है ना, कि भाई यहां से अगर मैं इसी ट्राइंगल में cos 37 ले लूँ तो cos 37 की वैल्यू आपकी हो जाएगी डी बाई डी प्लस एक्स, और cos 37 जो होता है वो 4/5 होता है, तो यहाँ से 5d/4d प्लस 4x आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी d/4 आ गई, है ना, तो आपने एच बी डी के टर्म्स में निकाल लिया और एक्स बी डी बाई के टर्म्स में निकाल लिया, यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से एम जी इंटू एच की वैल्यू जो होगी वो आपकी 3/4d आ गई, प्लस हाफ के तो ऐसे छोड़ देंगे, एक्स की वैल्यू आपकी d/4 आ गई, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बस यहाँ से v की वैल्यू का एक्सप्रेशन लिख दो, मैं आंसर लिख देता हूँ कितना होगा इसका यहाँ पे, है ना, कि फाइनल जो आंसर आएगा वही एक लाइन लिखा है आपने, हर क्वेश्चन एक लाइन का होता है, पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है, जैसे आपने सोच लिया ये वर्क इक्वल टू ये, बस बाकी चीजें तो कैलकुलेशन की होती है, तो इससे जो v आता है ना, उसकी वैल्यू आपको ये दी हुई है, v की वैल्यू आपकी ये दी हुई है, d अंडर रूट ऑफ 3g/2d, है ना, प्लस k/16 है, ये इसका आंसर है ना, कि जब ये इस पोजीशन में पहुंचेगा ये इसकी स्पीड हो जाएगी, है ना, तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम क्या करते हैं इसमें अप्लाई कर लेते हैं, है ना, लिखो आपसे, ठीक है, ये आपका गैस था। Okay, you can go for this question, है ना, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन है ये, दिस इज ए मल्टीपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप करोगे, इसके बाद एक क्वेश्चन मैं करूंगा, देन विल ऑफ द क्लास।
बेटा एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं इसमें, देयर कैन मोर देन वन आंसर। आपका जो आपने आंसर दिया है स्लेस वो सही है, इससे ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। ओके सर। हाँ, गौरव योर आंसर इज करेक्ट। बिल्कुल सही इन्होंने बताया है गौरव ने आंसर, है ना, कि भाई बिल्कुल सही है। देखो मैंने इसके बारे में तो पहले बताया भी है क्वेश्चन में, एक बार जब डिस्कशन करते करते आया था पॉइंट, मैंने बता दिया था आपको इस क्वेश्चन को, इसको तो सीधे सॉल्व कर लेना चाहिए था आपको। जैसे F1 की वजह से जो है, F1 हमेशा P2 की तरफ डायरेक्टेड है, तो मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे इफेक्टिव हम ये वाला ले लेंगे, कि अगर वो P2 की तरफ डायरेक्टेड है F1 के केस में तो डिस्प्लेसमेंट आप ये ले लोगे, है ना। तो 6√2 हो जाएगा, या अगर ये रेडियस में R ले लूँ ऐसे, अभी R के टर्म्स में लिख लेते हैं कि अगर ये रेडियस कोई R है ना, तो ये भी R हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय द F1 कितना होगा W1, वो आपका हो जाएगा F1, है ना, कि भाई F1 इंटू आपका डिस्प्लेसमेंट आपका √2R हो जाएगा, है ना। जब आप F2 की वजह से निकालोगे तो वो तो हमेशा टेंजेंशियल है, तो F2 की वजह से जो वर्क होगा ना वो आपका हो जाएगा F2 इंटू पाई R हो जाएगा, क्योंकि कर्व पाथ ले लेंगे पूरा, है ना। और जब आप F3 की वजह से निकालोगे W3, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे, ये आपका F3 इंटू R हो जाएगा। ये वर्क तो क्लियर ही होता है, आपको ऐसे वर्क होगा इस सारे केस में, ये मैंने पहले डिस्कस किया, तब तो वैल्यूज ही पुट करनी है आपको। जैसे F1 की वैल्यू आपको दे रखा है इसने 20 है ना, 20√2 इंटू R की वैल्यू इसने दे रखा है 6 है, तो 120√2 होगा, मतलब ये तो गलत हो गया, हाँ। तो मतलब F1 की वजह से वर्क डन जो होगा 120√2 हो जाएगा। F2 की वजह से ले लेते हैं, तो F2 जो दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है, तो 15 इंटू पाई इंटू 6, है ना। तो वर्क डन बाय द F2 कितना हो जाएगा आप देख लो, है ना। F2 कुछ गलत बता रहा हूँ क्या मैं, अच्छा सॉरी, ये πr/2 होगा ना, सर्कमफ्रेंस का हाफ होगा, तो πr/4। πr/4 होगा, नहीं नहीं πr/2 हो जाएगा ना भाई, सर्किल 2πr होता है, तो क्वार्टर ऑफ सर्किल, यस सर, तो यस यहाँ सर, से यस आएगा सर, πr/2। बिल्कुल, तो 45 पाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 45 पाई हो जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो 45 पाई का मतलब ये सही है ना। वर्क डन बाय द W3 ले लेते हैं, तो W3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, F3 की वैल्यू आपको पता है 30 है ना, इंटू ये 6 है आपका, तो ये 180 जूल हो जाएगा, तो ये भी सही है। बी और सी से तो ये है ना। डी क्यों सही होगा, वैसे डी भी सही दिया हुआ है, कि F1 क्यों कंजर्वेटिव होगा,
हाँ मतलब देखो, अगर ये फोर्स हमेशा एक पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहे तो ये कोई भी पाथ फॉलो करे, ये वर्क डन तो वही होगा ना जो शॉर्टेस्ट पाथ को ज्वाइन करेगा, इसलिए F1 कंजर्वेटिव होगा। भाई मान लो मैं ये इस पाथ को मैं चेंज करके ऐसा बोल देता हूँ, ऐसा है, और ये फोर्स अगर उस पी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड रहे, है ना, तो आप तो यही डिस्प्लेसमेंट ले लोगे ना बीच वाला, अगर एक पॉइंट पे डायरेक्टेड रहेगा तो, है ना, तो वो कंजर्वेटिव होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो BCD सही है ना, इस BCD से ही बस एक इनकरेक्ट है आपका, ये करेक्ट अल्टरनेटिव्स में ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने पहले भी बताया था इस बारे में, थोड़ा सा बीच में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, तो हम कर सकते हैं राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की पूरी क्लास का, है ना, फ्रॉम आई एरोडो, है ना, एरोडो से एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, है ना, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये आपका गया, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लो, और अगर ट्राई कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा इसे, क्योंकि ये भी थ्योरी का ही पार्ट है ऐसे ना, बार बार मैं उसको शो भी कर रहा था। हाँ ये क्वेश्चन, है ना, एरोडो का क्वेश्चन है, हर बुक में दिया होता है। सर इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। जीरो होगी, बहुत स्लोली ले जा रहे हैं ऊपर, यस। यहाँ पे भी इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और बहुत स्लोली मूव कर रहे हैं ऐसे। और ये फोर्स कितना है मुझे पता नहीं है ना, कि कुछ फोर्स, तो फोर्स पता है, लेकिन आपको पता है इस पाथ की लेंथ को तो आपको पता ही नहीं है ना कुछ भी, तो अगर पता भी हो फोर्स तो उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत स्लोली मूव करके हम यहाँ से यहाँ लेंगे। पहले भी रेस्ट पे था, फाइनली भी रेस्ट पे होगा, मतलब डेल्टा के तो जीरो होगा इस केस में। जैसे यही क्वेश्चन था अभी, तो आपने ये आंसर दे दिया था, पाई आपका ये आपका आंसर आ गया था कि भाई जो भी फोर्स F है इनटू πr/4, क्योंकि वो जो शेप थी ना उसका लेंथ पता था आपको, तो इसमें भी अगर लेंथ पता होता तो मैं आंसर दे देते, तो लेंथ ही नहीं पता है ना हमें, कि कर्व पाथ की क्या लेंथ है आपको क्या पता है कितनी है। ठीक है, चलो मैं आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा एनालाइज भी कर लिया होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, है ना।
देखो पहले तो आप ये देख लिया करो किसी भी क्वेश्चन में कि इसमें फोर्स लग कौन कौन से रहे हैं। कहीं पे भी इसको एज्यूम कर लिया मैंने और फोर्स देख लिया कौन कौन सा लग रहा है। एक तो वेट लग रहा है, हाँ रितिका रानी आपका आंसर नहीं, ये तो सही नहीं है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रही है ना। अच्छा म्यू लिखा है आपने, वो सही लिख रहे हो आप आंसर, रितिका रानी, और आंसर इज करेक्ट, सही लिखा है मैंने। वेट लग गया इसमें, एक एक आपका नॉर्मल लग जाएगा, है ना। और कौन सा लग जाएगा, एक फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, म्यू इनटू एन। और एक जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो लग जाएगा। तो इसमें 4 फोर्स लग रहे हैं, तो चारों फोर्स वर्क कर सकते हैं भाई। वेट भी वर्क कर सकता है, फोर्स भी कर सकता है, म्यू एन भी कर सकता है, और एन भी कर सकता है। तो मैं 1 बाय 1 सबका आपको पता है कि सिग्मा डब्ल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सिग्मा डब्ल्यू में हो जाएगा वर्क डन बाय द वेट प्लस वर्क डन बाय द नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एफ, जो कि आपको निकालना है। आपको निकालना है कि इस एक्सटर्नल फोर्स ने इसको ऐसे ले जाके यहाँ पे जब पहुंचाया है तो कितना वर्क कर रहा है ना। ये 4 वर्क हो सकते हैं इसमें। 1 बाय 1 मुझे आंसर आप बताओ कि इस केस में वर्क डन बाय द वेट कितना हो जाएगा, क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे? माइनस mgh। हाँ माइनस माइनस mgh। उसको पास से क्या मतलब है, वो तो कंजर्वेटिव है ना। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो h ही हो गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स? 0। 0, क्योंकि नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, ये कहीं भी जाए, है ना, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा इस डायरेक्शन में होगा। तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो 0 हो जाएगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा? ये एक्चुअली ना फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल है, डायरेक्शन भी वेरिएबल है और उसका मैग्नीट्यूड भी वेरिएबल है। क्योंकि जब आप निकालोगे ना फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे, आप ध्यान देना, जब आप यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे तो इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई फ्रिक्शनल फोर्स में। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जब आप वर्क निकालोगे इस तरह से, है ना, कि यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो म्यू इंटू एन होगा। और इस स्टैंड में सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा की इक्वल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा होगा। अब प्रॉब्लम है थीटा तो वेरिएबल होगा ना, हर जगह पे एंगल सेम थोड़ी होगा, तो कर्व पाथ में थीटा चेंज होते जाएगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। कि हम यहां से एक चीज डिक्लेयर करेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज वेरिएबल। इनफैक्ट मतलब नॉर्मल फोर्स भी वेरिएबल था लेकिन वो तो 0 हो गया, वेट कांस्टेंट था तो आपने निकाल लिया सीधे। अब फ्रिक्शनल फोर्स वेरिएबल है तो सीधे तो निकाल नहीं पाएंगे हम इसमें। बोलेंगे किसी स्टैंड में अगर म्यू एन फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ds हो गया है तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स dw जो होगा वो माइनस म्यू एन इंटू ds हो जाएगा, है ना। और n की वैल्यू जो हम पुट कर देंगे वो mg cos थीटा पुट कर देंगे इस स्टैंड पे, ds हो गया। और ऐसे से बहुत सारे वर्क होंगे, तो इसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट होते जाएंगे ना ऐसे। तो टोटल, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तो पार्ट डिपेंडेंट होता है, तो वर्क डन की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ गई म्यू एम जी, तो कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि भाई थीटा वेरिएबल अलग है, ds कुछ अलग है, तो इसमें ds cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे करेंगे, ds cos थीटा क्या होगा। देखो क्या होता है कि जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट ऐसा होना, ये ध्यान रखना, इन जनरल फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोई, तो इस डिस्प्लेसमेंट के हमेशा 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा dx, एक कंपोनेंट हो जाएगा dy। अगर 3D होता तो dz भी होता है, लेकिन ये तो एक प्लेन में ही चल रहा है ना ये, तो ds के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे dx एंड dy। आपको पता है ये वाला एंगल बीच का थीटा हो जाएगा। तो आप देखो ds cos थीटा dx के इक्वल ही तो होगा। बस जहां आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि ds cos थीटा dx के इक्वल होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप समझ गए? आप भाई एफ डॉट डी आर में भी तो डी आर की जगह पे ये लिखते थे ना, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड की कैप।
तो कोई भी अगर इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका एक्स भी चेंज होगा, वाई भी चेंज होगा, मतलब ये चीज हो जाएगी। अब जैसे ही अपने इसको यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx, और x की क्या लिमिट है आपको पता है? x कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? अगर ये इस पाथ को फॉलो करता हुआ यहाँ चला भी गया तो इसका x तो 0 से l ही पहुंचा ना, तो इसकी लिमिट 0 से l हो जाएगी। बस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन भी आ गया, म्यू mg इंटू एल आ गया। अब इसकी हमें जरूरत ही नहीं कि फोर्स कितना लग रहा है क्या है, आप यहाँ पे WF लिख दो, कुछ भी होगा, फोर्स कैसे भी लग रहा होगा, है ना, उसकी पाथ क्या होगी मुझे कुछ मतलब ही नहीं मुझे इससे। इन सबका सम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा जो कि 0 है, तो WF अपने आप आ जाएगा। तो ये जो फोर्स जो वर्क करेगा उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, है ना, म्यू mgl प्लस mgh, ये इसका अल्टीमेटली आंसर। तो ऐसे ही आयोडो में क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि अब आप जाके घर पे आयोडो निकाल कर सॉल्व करना शुरू कर दिया, जब मैं बोलूंगा तभी करना, है ना, मेरी बात मानना, थोड़ा होल्ड करना कुछ दिन के लिए, है ना। बीच बीच में जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है मैं वो सॉल्व करवाते रहूंगा आपको, मतलब जिसके बिना हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके बिना फिजिक्स पढ़ी नहीं जा सकती, तो वो करवाते रहूंगा मैं आपको, लेकिन आप बात नहीं करना, है ना, तब आपको फायदा होगा उसका, ठीक है ना। तो ऐसे, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि बहुत जगह पे यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है ना, ये हम करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये जस्ट आपने कुछ इसमें डिस्कस कर लिया, राइट, तो है ना, तो आज के लिए इतनी काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, है ना, कि नेक्स्ट क्लास में आपका टॉपिक हो जाएगा सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। ये भी वर्क पावर एनर्जी में ही आता है, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू सर। बाय बाय, बाय Thank you, sir. बाय।